गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 में डीएनए के बारे में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है हम लोगों ने। आनुवांशिकता समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जीन क्या होता है। ठीक है, जीन क्या होता है? वो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए का ही एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखो, मैंने एक डीएनए का तस्वीर बनाया है। ठीक है, डीएनए किस किस चीज़ से बनता है? एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट और कुछ 4 नाइट्रोजिनस बेस से। क्या क्या नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? ATGC। ये ATGC डीएनए के अंदर इस किसी भी तरह के अरेंजमेंट में रह सकते हैं। और हम लोग को पता है A के साथ हमेशा T बॉन्ड करता है, G के साथ हमेशा C बॉन्ड करता है। ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि एक क्रोमोसोम के अंदर रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम याद है? क्रोमोसोम हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखा था, जिसमें ये है सेंट्रोमियर और ये होता है क्रोमैटिड्स। इसके अंदर रहता है क्या? इसके अंदर रहता है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, ये डीएनए इसके अंदर रहता है। अब जीन क्या है? इसी डीएनए का एक भाग को हम जीन कहते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, ये डीएनए का ये छोटा सा भाग कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन को ही हम लोग, ये प्रोटीन एक कोड बनाता है, इस कोड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। ठीक है, तो डीएनए का भाग ही क्या करता है? जीन बनाता है। ये पूरे डीएनए में अलग अलग तरह के जीन पाए जाते हैं। इसमें जो पार्ट, इसमें थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट प्रोटीन बनाता है तो ये जीन बनाता है। समझो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कोई प्रोटीन नहीं बनाता तो इसमें कोई जीन नहीं है। फिर दोबारा समझो यहाँ से यहाँ तक का भाग दूसरा प्रोटीन बनाता है तो ये किसी और जीन को बनाता है। अब ये जीन है क्या? ये जीन किसी जीव के लक्षण को समझाते हैं। ठीक है, लक्षण यानी हम लोग इसमें जो देख रहे हैं चैप्टर में है, देखो, लक्षण या ट्रेट। किसी चीज़ के, किसी जीव का, वो मनुष्य हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है, इसका लक्षण क्या क्या है? जैसे लक्षण होते हैं कि कौन लंबा होगा, कौन नाटा होगा, कौन गोरा होगा, कौन काला होगा, किसके बाल घुंघराले होंगे, किसके आँख काला होगा। इस तरह के जो लक्षण है, ये लक्षण निर्धारित होते हैं इस जीन के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? ये हम सभी के शरीर में डीएनए रहता है, डीएनए के भाग को हम लोग जीन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी ये जो जीन बनता है, किस तरह से ये लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, इन सब को हम लोग को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हम लोग समझेंगे कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता है कि किस तरह से हमारे माता पिता से ये जीन हम लोग में आता है, हमसे हमारे बच्चों में जाएगा, उससे उनके बच्चों में जाएगा। किस तरह से ये जीन एक से एक जीव से दूसरे जीव तक जाता है, इसी को हम लोग इस चैप्टर में, आनुवांशिकता के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखो, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है कि ये जो हम लोगों ने, देखो, डीएनए का स्ट्रैंड के अंदर जो अलग अलग हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस बनाए हैं, इसमें से अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो ये वाला,
ये है जीन। इस जीन में क्या क्या है देखो, इस जीन को हम लोग लिख सकते हैं GAA, ठीक है। अब इस वाले जीन में ये GAA समझो एक जीन है, इसमें ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, अचानक किसी कारणवश ये नाइट्रोजिनस बेस में अगर कोई बदलाव आ जाता है, जैसे अचानक ये क्या हो गया, G हुआ, A के जगह यहाँ पे आ गया एक T, और फिर दोबारा आ गया यहाँ पे A। तो ये जो A से T बदल गया, ये नाइट्रोजिनस बेस का बदल जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। ये म्यूटेशन अलग अलग कारणों से हो सकता है। क्या क्या कारण है इसमें, जैसे सूर्य का परावैंगनिक किरणें हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, और कुछ केमिकल्स की वजह से ये म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। ये म्यूटेशन DNA में भी होता है और कभी कभी RNA में भी होता है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे अभी चारों ओर कोरोना वायरस फैल रहा है, इस कोरोना वायरस का भी अलग अलग वेरिएंट हो रहा है। ये अलग अलग वेरिएंट होने का कारण हम लोग जान रहे हैं क्या, कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस के शरीर में भी क्या होता है, RNA होता है। RNA में भी इस तरह के नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस बना रहता है। किसी कारणवश इस सीक्वेंस में अगर इस तरह से बदलाव आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन होने से किसी किसी जीव में अच्छा होता है, तो वो जीव और ज़्यादा बेहतर बन जाता है। कभी कभी म्यूटेशन होने से कोई किसी जीव में अगर वो जीव के लिए अच्छा नहीं हुआ तो वो जीव मर भी सकता है, ठीक है। तो ये हुआ म्यूटेशन। नेक्स्ट क्या है, लक्षण या ट्रेट। जो मैंने अभी कहा, सभी जीव का अलग अलग लक्षण होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का बच्चा जो है वो मनुष्य होता है, कुत्ते का बच्चा वो कुत्ता होता है। एक आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे में भी जो अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कोई बच्चा लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल सीधे हैं, किसी के आँखों का रंग काला होता है, किसी के आँखों का रंग भूरा होता है। इस तरह से अलग अलग लक्षण हम लोग मनुष्य में भी देखते हैं, ठीक है। और इन सभी अलग अलग लक्षणों के होने का कारण क्या है, ये जो हम लोग के शरीर का DNA है, इसमें जो ये जो हम लोग को दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस, नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस, ये अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। हम सब में ये जीन अलग अलग तरह से हैं, इसलिए हम लोग का लक्षण या ट्रेड भी अलग अलग तरह से है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एलील। एलील क्या है, एलील समझने के लिए हम लोग को वापस जाना पड़ेगा क्रोमोसोम में, ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यानी 23 पेयर्स, 23 जोड़ा क्रोमोसोम। अब 23 जोड़ा क्रोमोसोम में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें से 23 क्रोमोसोम हम लोग को माता से मिलता है और बाकी 23 क्रोमोसोम हम लोग को पिता से मिलता है। इसलिए बुक में देखना, ड्राइंग किया हुआ है ये इस तरह से, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम। इन दोनों को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी ये दोनों क्रोमोसोम, एक हमको माता से मिला, एक हम लोग को पिता से मिला, ये एक जोड़ा क्रोमोसोम है। इस तरह का 23 जोड़ा क्रोमोसोम हम लोग के शरीर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलील। क्या है एलील, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई एक पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम के जिस स्थान पे है उसको हम उसका लोकस बोलते हैं पहले, ठीक है। और लोकस में अलग अलग जगह पे जो है उसको हम कहते हैं एलील। जैसे मान लो
यहाँ पे देखो, ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मान लो इस क्रोमोसोम के ठीक इस जगह पे एक जीन है। किस चीज का जीन? मान लो ये लंबे होने का जीन है। ठीक उसी जगह यहाँ पे भी सेम जीन है, वो है लंबे होने का जीन। ठीक है, तो हम लोग इस जगह को लंबे होने के जीन का लोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकस। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकस। लोकस मतलब क्रोमोसोम में, एक पूरे क्रोमोसोम में किसी पर्टिकुलर जीन का एक जगह, जिस स्थान पे वो जीन है वो है उस जीन का लोकस। पूरे क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन का स्थान उस जीन का लोकस है। ठीक है, अब ये दोनों मैंने कहा ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है? ये देखो, ये पर्टिकुलर जो लोकस का जीन है, समझिए लंबा होने का जीन है, तो इसमें सेम जगह पे जीन है, तो इसको कहेंगे हम इसका एलील। मान लो यहाँ पे टॉल और यहाँ पे भी टॉल। ठीक है, लेंथ का। अब पर्टिकुलर किसी जीन में 2 एलील होता है, हमेशा 2 एलील से होता है। पर्टिकुलर लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई क्या होगी? या तो ये हो सकता है टॉल, लंबा, या फिर ये हो सकता है छोटा, ड्वार्फ। इसको कहते हैं ड्वार्फ, यानी नाटा या छोटा। ठीक है, ये 2 अलग अलग चीज़ हो सकता है, जिसके कारण हम इसको 2 अलग अलग लक्षण बोल सकते हैं। अब एक लक्षण के लिए हमेशा 2 एलील रहता है। 2 एलील 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम में रहता है। ठीक है, तो लंबे होने के जीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2TT। कैपिटल T मतलब लंबा, और स्मॉल t भी हम लोग लिख सकते हैं। स्मॉल t मतलब नाटा या ड्वार्फ। ठीक है, यानी ये भी है लंबे होने का जीन, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसको छोड़ के इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो 2 लोकस में 2 अलग अलग एलील है, ये T और T के जगह कैपिटल T और स्मॉल t भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये क्या है? जो मैंने अभी कहा, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम का 2 एलील सेम है, जैसे मैंने कहा TT, दोनों कैपिटल T है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। कैपिटल T, दोनों सेम है एलील, तो ये हुआ होमोजाइगस। या फिर दोनों स्मॉल t है, तो ये भी हुआ होमोजाइगस, यानी दोनों एलील का सेम होना होता है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है? हेटेरोजाइगस में एक बड़ा T, एक स्मॉल t, यानी सेम लोकस पे एक जीन का 2 एलील है लेकिन 2 अलग अलग एलील है, तो वो हो गया हम लोग का हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब है प्रभावी या अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण, ये जो जीन है, जीन का जो 2 एलील है, ये जीन का एलील कौन सा है? प्रभावी लक्षण वो होंगे जो हम लोग को सामने देखने को मिलेगा, और अप्रभावी लक्षण वो है जो हमारे शरीर के अंदर रहेगा लेकिन बाहर दिखेगा नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा TT, दोनों कैपिटल T है। कैपिटल T का मतलब है लंबा होना, तो लंबा होना क्या है? प्रभावी लक्षण है। जिसके शरीर में 2 कैपिटल T होगा वो जीव लंबा बनेगा। और
ये जो स्मॉल टी है ये है ड्वार्फ होने का लक्षण, ये है ड्वार्फ होने का लक्षण। ठीक है, तो ड्वार्फ है बौना होना, ये है अप्रभावी लक्षण। जिसके शरीर में 2 स्मॉल टी है उसके शरीर में अप्रभावी लक्षण है, यानी वो क्या होगा, नाटा होगा। लेकिन जिनके शरीर में हेटेरोजाइगस है, यानी बड़ा टी और छोटा टी एक साथ है, उनमें क्या होगा, इसमें एक एलील है प्रभावी का, एक एलील है अप्रभावी का, लेकिन जो बाहर दिखेगा वो हमेशा दिखेगा क्या, प्रभावी का। इसके नाते ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा टॉल। जिस जीव में हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस वाला एलील होगा, उसमें जो प्रभावी लक्षण है वही देखने को मिलता है, अप्रभावी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है क्या, क्रॉस। क्रॉस यानी 2 अलग अलग जीनों के बीच में क्रॉस। एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने कहा जीन, ये सिर्फ लंबे होने का जीन है। अगर हम किसी चीज़ का रंग बोले, काला या गोरा हो, तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट लिखेंगे। ब्लैक एंड वाइट में हम लोग लिखेंगे कैसे, इसमें प्रभावी जीन होता है अगर ब्लैक, तो ब्लैक का बी लिखेंगे, और वाइट के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, स्मॉल बी। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस समझने के लिए सबसे पहले देखो हम लोग को 2 क्या क्या लिया है, 2 अलग अलग जीव लिए हैं। एक जीव में क्या है, लंबे होने का जीन है, देखो होमोजाइगस है, लंबा टी। ठीक है, कैपिटल टी। और एक जीव में 2 एलील है, दोनों स्मॉल टी, यानी ये जीव है ड्वार्फ। ठीक है, इस जीव के साथ इस जीव का हम लोग क्रॉस करेंगे। अब ये मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, एक यानी किसी एक पर्टिकुलर जीन के बीच में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग डाई हाइब्रिड समझेंगे, डाई का मतलब होता है 2, यानी जिसमें 2 अलग अलग जीन के बीच में। यहाँ देखो मैंने लिखा है, यहाँ देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, देखो येलो राउंड। ठीक है, और देखो यहाँ पे है ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, तो इसमें येलो और ग्रीन ये है कलर का जीन, और राउंड और रिंकल्ड ये है शेप का जीन। तो अलग अलग 2 जीन को लेके हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इसलिए डाई हाइब्रिड कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक ही जीन को लेके हम लोग क्रॉस कर रहे, इसलिए हमको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनोहाइब्रिड में देखो ये है पी से पेरेंट बोलते हैं, ये है पेरेंट। ठीक है, 2 टी होमोजाइगस रहने से ये पेड़ बनेगा टॉल, और 2 स्मॉल टी रहने से बनेगा ये पेड़ ड्वार्फ। इनसे जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, सारे युग्मक, सारे गैमेट सेम जैसे बनेंगे, क्योंकि सारे गैमेट में हाफ हाफ करके क्रोमोसोम जाता है, तो हर क्रोमोसोम में सिर्फ कैपिटल टी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आधा आता है और यहाँ से आधा आता है, तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। इसको कहते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में देखो क्या हो गया, ये हेटेरोजाइगस बन गया, इसमें एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। लेकिन मैंने क्या कहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी में कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा, जो प्रभावी लक्षण है वही देखने को मिलेगा। तो ये वाला जीव बनेगा क्या, टॉल। अब नेक्स्ट क्रॉस में देखो हम इस फर्स्ट फिलियल के साथ फर्स्ट फिलियल का ही क्रॉस कराते हैं, दोनों सेम है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। लेकिन इसका जब युग्मक बनेगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी आधा, और आधा बनेगा स्मॉल टी। इसमें भी आधा बनेगा कैपिटल टी, आधा बनेगा स्मॉल टी, 2 अलग अलग तरह के युग्मक बनेंगे। अब इनके क्रॉस को हम लोग दिखाने के लिए इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को कहा जाता है पनेट बॉक्स, पनेट बॉक्स कहते हैं। ठीक है,
पनिट बॉक्स में देखो ये है F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन, जो 2 F1 जनरेशन के क्रॉस से बनता है। यहाँ मैंने इस युग्मक को लिखा है, देखो कैपिटल T और स्मॉल t, और इस बॉक्स में देखो इसके 2 युग्मक को लिखा है कैपिटल T स्मॉल t। अब इसमें देखो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसके साथ इसका क्रॉस है तो 2T कैपिटल T आया, इसके साथ इसका क्रॉस है, देखो स्मॉल t कैपिटल T मत लिखना, हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाता है, तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर इसके साथ इसका कैपिटल T स्मॉल t, इसके साथ इसका स्मॉल t। ठीक है, इस तरह से इसके 4 संतान हुए, लेकिन चारों अलग अलग। कैसे अलग अलग? देखो एक बना है कैपिटल T, 2 बना है कैपिटल T स्मॉल t, और एक बना है स्मॉल t। यानी इसका लक्षण क्या है? दोनों कैपिटल T होने से ये होमोजाइगस है, और कैपिटल T प्रभावी है तो ये लंबा पेड़ बना। इसमें देखो दोनों स्मॉल t है, होमोजाइगस है, लेकिन दोनों अप्रभावी है, इसलिए ड्वार्फ बना। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है, यानी ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन लक्षण कौन सा होगा? प्रभावी का लक्षण होगा, तो इसमें क्या है, ये भी टॉल बनेगा। तो इसमें कितना टॉल हुआ? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिर्फ एक लक्षण को लेके क्रॉस किया गया। और नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिसमें 2 अलग अलग जीन को लेके हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। देखो येलो इसमें है डोमिनेंट यानी प्रभावी, तो इसलिए येलो का कैपिटल Y हम लोगों ने लिया और इसको होमोजाइगस बना दिया, कैपिटल Y। ग्रीन यहाँ पे अप्रभावी है, इसलिए हम लोग को स्मॉल y में लिखेंगे, स्मॉल y। यहाँ पे राउंड है प्रभावी, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने लिया कैपिटल R, होमोजाइगस के लिए 2 कैपिटल R। और यहाँ पे रिंकल है अप्रभावी, इसके लिए हम लोगों ने स्मॉल r लिया, और होमोजाइगस के लिए 2 स्मॉल r। समझ में आया? जो प्रभावी लक्षण होंगे उसी के हिसाब से जीन का नाम दिया जाएगा कैपिटल में, जो अप्रभावी होंगे वो उसका सिर्फ स्मॉल बन जाएगा। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट डे होगा।